फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये आपका BSDC 132 का 132 का है, लेकिन ये ESD2 लिखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे, तो जी हाँ, जो बीए के स्टूडेंट है जिनका कोर्स ESD2 है, वही न्यू स्टूडेंट यानी BSc वालों का कोर्स चेंज होके, सब्जेक्ट चेंज होके BSD 132 हो गया है। ठीक है, BSDC 132 हो गया है। तो चलिए आइए, ये जो वीडियो है ये ओल्ड ही है, ठीक है, पहले से डला हुआ है, लेकिन आप लोग की नजर नहीं पहुंच पाती, इसलिए इसको सिर्फ न्यू करके मैं डाल दूंगी ताकि आप लोग की नजर में आ जाए, आप लोग इसे वॉच कर लें। तो इसमें रीति काव्य और भक्ति काव्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस लिए और साथ ही साथ में इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि पेपर किस तरह के आते हैं। ऑलरेडी इसका वीडियो डला हुआ है, तो प्लीज आप उसे वॉच कर लीजिएगा। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं स्नातक उपाधि कार्यक्रम, ठीक है, दिसंबर 2016 का। देखिए ये जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने डाला था, ESD 02 ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो यदि आपने वॉच नहीं किया तो वॉच कर लीजिए। इसके 3 वीडियो अवेलेबल है, जैसे कि हिंदी काव्य, और हिंदी काव्य में 2 में है कि अपभ्रंश किसे कहते हैं, भक्ति काल का स्वरूप और महत्व। तो चलिए मैं इसके और भी वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगी। पहले ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 की संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। पावस देख रही मन, कोयल साधे मौन, और का, खा, और इसी तरह से दिया हुआ है गा। ठीक है, यहाँ पे घा भी होगा क्योंकि 3 की करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके सामने 5 यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, 5 में से आपको 3 करना है, यानी इसका आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि तुलसीदास काव्य के भाव पक्ष की विशेषताएं बतानी है। ये सभी वीडियो इनके आंसर जो है वो अवेलेबल है। आप चलिए मैं उसको भी बता दूंगी आपको। भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय देना है कि प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। ठीक है, रीति मुक्त काव्य को ध्यान में रखते हुए घनानंद के काव्य की विशेषताएं आपको बताना है। ठीक है, और भारतेंद्र युगीन काव्य किन परिस्थितियों की देन है, इसका भी उल्लेख आपको करना है। महादेवी वर्मा के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालना है। और 7वां क्वेश्चन है, नागार्जुन के काव्य की विषय वस्तु का सौदारण विवेचना करना है। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है। कुरुक्षेत्र के अभिव्यंजना शिल्प की विशेषताएं बताना है। ठीक है, और इस तरह से 10 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको करना है, 2 पर टिप्पणी लिखना है। अपभ्रंश काव्य, सूरदास का काव्य, राम नरेश त्रिपाठी धूमिल पर। ठीक है, किन्हीं 2 पर लिखना है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखिए हिंदी में यहाँ पे देखिएगा अपभ्रंश, यहाँ पे देखिए इसका अर्थ दिया है, हिंदी काव्य में इसकी क्या विशेषताएं, क्या योगदान है, ये भी दिया हुआ है। और नीचे वाले यहाँ पे देखिए भक्ति काल का दिया हुआ है, भक्ति काल काव्य की विशेषताएं। ठीक है, सभी चीजें, स्वरूप क्या है, ये दिया हुआ है। मैंने जो आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने देखे थे 4 या 5, उनमें से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उन्हीं का मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था। तो मैं और भी वीडियो आपके लिए ला दूंगी। ठीक है, तो इतने तो आपके क्वेश्चंस हो गए। चलिए एक और क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। आपका ये है दिसंबर 2018 का EHD 3 का। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय। ठीक है ना, इसमें से कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, यानी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का उल्लेख करना है। इससे जुड़ी समस्याएं क्या है, इन पर भी आपको विचार रखना है। अपभ्रंश साहित्य का परिचय प्रस्तुत करना है। मेरा वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगी, वहां से आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये भी वीडियो अवेलेबल है, और मैंने तो इसका PDF भी बनाया था, निर्गुण काव्य धारा, भक्ति काव्य का, इन सभी का। तो वो वीडियो आप वॉच करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगी। तो इन दोनों में से एक करना है, भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता या निर्गुण काव्य धारा के सामाजिक पक्ष पर विचार करना है। सगुण राम भक्ति काव्य धारा पर प्रकाश डालना है, या फिर रीतिकालीन कविता की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों और शिल्पगत विशेषताओं पर चर्चा करना है, या फिर शब्द शक्ति का अर्थ और उसके प्रकार बताना है। ठीक है, ये 5 इसमें से करने थे। अब नेक्स्ट आपका है जो है वो है आपका कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है ना, 2 पर लिखनी है। मीर खुसरो, छायावाद, भारतेंद्र युग, नई समीक्षा, छंद के प्रकार, इन पे सिर्फ 2 पे टिप्पणी आपको लिखनी है। तो चलिए मैं इसी में आपको इनके आंसर भी बता देती हूँ। ठीक है ना, कि इसके जो मेन इंपॉर्टेंट है उसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा, और जो आपकी डिमांड है वो भी पूरी हो जाएगी। और कोशिश करूंगी कुछ और भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले रहे थे कि अपभ्रंश साहित्य का परिचय प्रस्तुत कीजिए।
यानी अपभ्रंश के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक अपभ्रंश काव्य के बारे में पूछा गया। ओके, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि साहित्यिक भाषा के रूप में अपभ्रंश का विकास। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम ये समझ लें कि अपभ्रंश होता क्या है, कौन सी ये भाषा होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट। भ्रंश का मतलब ही होता है टूटा हुआ। ठीक है ना, भ्रंश का मतलब ही होता है टूटा हुआ। तो भ्रष्ट, विकृत अथवा अशुद्ध भाषा। ठीक है, और सबसे पहले जिसका जो एक, क्योंकि लिखना जो एक बोली होती है उसका एक मानदंड होता है, बोलने का एक तरीका लिखने का होता है, लेकिन जिस भाषा का मानदंड ही गिरा हुआ हो वो अपभ्रंश भाषा कहलाती है। ठीक है, जो भारतीय आर्य भाषा के विकास में अपभ्रंश प्राकृत के बाद की अवस्था है, यानी जो प्राकृत लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज जो होती थी, इनके बाद की जो एक भाषा आई उसे अपभ्रंश भाषा कहा गया। और अगर हम काल की बात करते हैं तो ये काल होता है आपका 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच, यानी कि अपभ्रंश साहित्य का जो विकास हुआ है किस शताब्दी में हुआ, तो यह अपभ्रंश भाषा का या फिर अपभ्रंश साहित्य का जो विकास है वो 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में ही अपभ्रंश साहित्य का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पे अपभ्रंश भाषा जो है वो भारतीय आर्य भाषा से जुड़ी हुई है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये लाई गई है। और साहित्यिक उस युग में, उस काल में जितने भी साहित्य लिखे गए हैं वो अपभ्रंश लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। ठीक है, अपभ्रंश का मतलब ही होता है कि उस समय की ऐसी एक भाषा, ऐसी एक लैंग्वेज जो उस समय लोगों के द्वारा बोली जाती थी, और जब वो भाषा लोगों के द्वारा बोली जाती थी तो उसी भाषा में साहित्य का निर्माण होता था और उसी साहित्यिक भाषा को नया जीवन प्रदान, विकसित करती थी ये जनभाषाएं, जिन्हें हम अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश अवस्था का जन्म हुआ, और यहाँ पे चार्ट के माध्यम से भी देखिए समझाएगा। सबसे पहले छंदस भाषा आई, फिर संस्कृत भाषा आई, यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व थी। उसके बाद पाली भाषा आई, और फिर उसके बाद प्राकृत भाषा आई, और सबसे लास्ट में अपभ्रंश आई। ये जो तीनों भाषाएं हैं, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हुई। तो यहाँ पे आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं, आर्य भाषाएं, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, ब्रज, अवधी आदि जो 1000 ईसा से वर्तमान समय तक रही आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएं ये कहलाती हैं। अपभ्रंश जो है वो मध्य भारतीय आर्य भाषा है, और ये मध्य भारतीय आर्य भाषा की अंतिम कड़ी है। ठीक है, और आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएं उनकी जननी भी मानी जाती है, और हिंदी भी उनमें से एक है। इसलिए हिंदी काव्य को समझने के लिए अपभ्रंश काव्य को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे अब अपभ्रंश में साहित्य को अगर हम थोड़ा सा जोड़ते हैं, समझते हैं, तो कुछ विद्वान छंदस से अपभ्रंश तक की विकास प्रक्रिया को नहीं मानते हैं, और उनके अनुसार एक विशेष प्रकार की बोली थी जो लोगों के द्वारा बोली जाती थी, और उसी बोली में, उसी भाषा में जो साहित्य लिखे गए वो अपभ्रंश कहलाते थे। ठीक है ना, लेकिन क्यों लिखे गए, किस कारण से अपभ्रंश व्यापक साहित्यिक भाषा के रूप में सामने आई, ये जानना जरूरी है। ठीक है, यानी कि ऐतिहासिक कारणों की खोज करना जरूरी है कि उस भाषा का प्रयोग साहित्य के रूप में क्यों किया गया, क्यों अपभ्रंश एक साहित्यिक भाषा बनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस समय 8वीं और 9वीं शताब्दी की बात चल रही है, अपभ्रंश साहित्यिक भाषा के रूप में सामने आ रही थी। मतलब यहाँ पे ये है कि जिस समय अपभ्रंश साहित्य भाषा के रूप में आ रही थी, अपभ्रंश में साहित्यिक भाषा लिखे जा रहे थे, उस समय यदि हम बात करते हैं शक्तियों की, तो वो पाल और राजपूत थे जिनकी शक्तियां मजबूत थीं। अब पाल और राजपूत राजाओं ने अपभ्रंश के कवियों को संरक्षण दिया था। 2 ऐसे उस वक्त शक्तियां थी, पाल और राष्ट्रकूट, जिन्होंने अपभ्रंश कवियों को संरक्षण दिया, और जब अपभ्रंश कवियों को संरक्षण दिया तो साहित्य जो है या कविताएं जो है उसी लैंग्वेज में लिखी जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि अपभ्रंश कवि राष्ट्रकूटों की जो छत्र छाया में काव्य रचना प्रस्तुत कर रहे थे, और 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों की शक्ति जो है वो छिड़ पड़ने लगी, और गुजरात में सोलंकी चालुक्यों का प्रभाव बढ़ने लगा, और सोलंकी चालुक्यों ने भी अपभ्रंश काव्य को प्रोत्साहित किया। यानी कि जो अपभ्रंश काव्य और साहित्य लिखे गए थे, इनके पीछे जो हाथ था वो उस समय की शक्तियों का था। स्टार्टिंग में पाल और राष्ट्रकूट थे, और बाद में गुजरात के सोलंकी चालुक्य ने भी अपभ्रंश साहित्य और काव्य को बढ़ावा दिया, और इस कारण से अपभ्रंश साहित्य का निर्माण जो है वो विस्तृत हो गया।
यानी कि और फैल गया, बहुत बड़े भूभाग में फैलने लगा। और इसी तरह से यहाँ पे दोहों का भी निर्माण कार्य होने लगा। मिथिला और ज्योतिश्वरी और विद्यापति जो थे अपनी रचना प्रस्तुत कर रहे थे, यानी से ये अपभ्रंश कवि हैं। मिथिला में ज्योतिर्श्वर और विद्यापति जो है ये अपभ्रंश में अपनी रचना यानी काव्य जो है प्रस्तुत कर रहे थे, साहित्य लिख रहे थे। और दूसरी ओर मुल्तान में अहमद मार ने इसी भाषा को अपने काव्य का माध्यम बना लिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी कवियों की भाषा में भेद था, यानी कि इनका जो कारण था वो स्थानीय बोली का प्रभाव था। भाषा तो अपभ्रंश थी, लेकिन अपभ्रंश में जो विशेष बोली होती है, कहते हैं कि हर 3 या 4 किलोमीटर के दायरे में बोली बदल जाती है, वो इन रचनाओं में देखने को मिल रही थी। वहां की स्थानीय बोली का प्रभाव उनकी रचना पर था और इस प्रकार अपभ्रंश के कई जो स्थान है भेद के कारण सामने आते हैं। तो अपभ्रंश का मतलब ही होता है कि जब जो जिस लैंग्वेज में भाषा लिखी जा रही हो, एक टूट फूट बोली जो एक बोली का एक मानदंड होता है, जो स्तर होता है, उसमें न लिखी जाए, यानी कि सभी लोग पढ़ सके, ऐसा नहीं है। एक विशेष व्यक्ति विशेष के लिए, विशेष संप्रदाय विशेष जात के लिए जब वो भाषा लिखी जाती है तो अपभ्रंश की आ जाती है। और अपभ्रंश को पश्चिमी और पूर्वी 2 भागों में बांट दिया गया था। तो पश्चिमी जो अपभ्रंश था उसके अंतर्गत जैन कवियों की रचनाएं हो गई और पूर्वी अपभ्रंश के अंतर्गत नाथ सिद्धों की रचनाएं को रखा गया। और काल भेद के आधार पर अपभ्रंश के 2 भेद किए जा सकते हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश, काल भेद के आधार पर है। चलिए यहाँ पे अपभ्रंश के काव्य के बारे में देख लेते हैं। अभी हम साहित्य के बारे में देख रहे थे। यदि हम काव्य की बात करते हैं तो वो भी यही है कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक जो भाषा साहित्य जगत में छाई रही उसे हम अपभ्रंश कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए बन सकता है, ठीक है ना। और अपभ्रंश जो है वो सिर्फ दक्षिण को छोड़कर समस्त भारत के काल में रही है। और अगर हम इनके कवियों की बात करते हैं तो ये जो गरिमा एक प्रदान करते हैं साहित्य कवि वो थे स्वयंभू। ये स्वयंभू और पुष्प दंत जो 2 ऐसे कवि थे। और स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि माना गया है। तो अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना गया? स्वयंभू को माना गया है, क्योंकि स्वयंभू की रामायण और पुष्प दंत का महापुराण ये 2 ऐसे साहित्य थे, ठीक है ना, जो उस समय भारतीय साहित्य के अनुपम ग्रंथ थे जो अपभ्रंश में लिखे गए थे, ठीक है। और इसी तरह से काव्य और कविता का निर्माण भी है अपभ्रंश में किया गया है, यानी अपभ्रंश भाषा में किया गया है। अपभ्रंश का मतलब ही होता है, देखिए जैसे काव्य का एक निर्णय काव्य लिखा गया तो मैंने पहले ही कहा कि इनमें 2 धाराओं में बांट दिया गया है, पश्चिमी पूर्वी यानी पूर्ववर्ती और परवर्ती। और ये पूर्ववर्ती परवर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब ये है कि जैन जो होते थे तो जैन लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया, जो परवर्ती थी उनकी अलग भाषा थी तो उसमें लिखा गया, ठीक है। तो इस प्रकार काव्य किस प्रकार की भाषा में लिखा जा रहा था। और आज उपलब्ध अपभ्रंश साहित्य का बहुत बड़ा भाग जो है जैन कवियों द्वारा रचित धार्मिक साहित्य के रूप में मिलता है। तो अपभ्रंश का एक बहुत बड़ा जो अगर हम कहें कि साहित्य देखने को मिलता है तो वो जैन कवियों का मिलता है, जो उन्होंने धार्मिक सिर्फ और धार्मिक साहित्य के रूप में लिखा। तो जैन कवियों ने पौराणिक कथा प्रबंध रहस्य और नीतियों पर रचनाएं की। तो अपभ्रंश जो है वो जैन साहित्यों के लिए विशेष मायने रखता है। और बौद्धों की भी अपभ्रंश रचनाएं भी धार्मिक दृष्टिकोण से लिखी गई थी। जैन बौद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त अपभ्रंश साहित्य की एक लौकिक धारा भी थी, जिसे श्रृंगार प्रधान प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा प्रबंधन काव्य धारा क्या कहलाता है, स्वयंभू का काव्य क्या है। और एक जो हमने आपको बताया था स्वयंभू के अलावा दूसरे हैं पुष्प दंत, उनका भी देख लीजिएगा। तो बस इनका थोड़ा सा देख के आप लिख दीजिए। तो ये काव्य के बारे में हो गया। पुष्प दंत का ये देखिए काव्य दिया हुआ है, 2-4 इनके नाम लिख लीजिए बस, और ज्यादा यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन से काव्य हैं 1-2 लाइनें लिख दीजिए। और हमने इनके जो साहित्य ऊपर बता ही दिया है। तो चलिए अब दूसरा जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ हमने अपभ्रंश का लिया है जो दोनों पेपर में पूछा गया। अब देख लेते हैं कि दोनों पेपर में कौन सा क्वेश्चन कॉमन है जो दोनों में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों और शिल्पगत विशेषताओं की चर्चा करना है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रयोगवाद की बात चलो, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां शिल्पगत विशेषताएं। और यहीं पे दूसरा जब हम क्वेश्चन देखते हैं पेपर तो उसमें भी है प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसका आंसर देखते हैं।
तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन जो है वो है कि प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, ठीक है ना। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो था कि शिल्पगत विशेषताओं के बारे में। देखिए यहाँ पे है जो यूनिट 27 है, प्रयोगवाद और नई कविता, ठीक है। स्वरूप और विकास में हम देखेंगे यहाँ पे 27.4 में प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, फिर यहाँ पे शिल्प के बारे में है। तो चलिए पहला ले लेते हैं प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रयोगवाद क्या है और फिर प्रयोगवाद में जो प्रवृत्ति शब्द यूज किया गया है उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो फिर इसको लिखने में आसानी होगी आपको। तो प्रयोगवाद को पहले समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले प्रयोगवाद को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रयोगवाद आखिर है क्या, ठीक है। जैसे छायावाद हो गया, ठीक है ना, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और बहुत सारे वाद होते हैं। इनमें से प्रयोगवाद, देखिए प्रयोगवाद की अगर शुरुआत की हम बात करें तो अज्ञेय को माना जाता है और ये कविता के लिए जाना जाता है। खासतौर पे हर एक जो काल और वाद होता है ये कविता या फिर साहित्य से संबंधित होता है। तो प्रयोगवाद में खास तौर पे जो उदय हुआ है प्रयोगवाद का कविता के लिए हुआ है, तो ये कविता के लिए जाना जाता है, कविता के क्षेत्र में। और अगर हम यहाँ पे ये कहें कि प्रयोग, क्योंकि किसी भी चीज का प्रयोग तब होता है जब उसके शिल्प को, उसके अर्थ को या सामाजिक परिवेश को दिखाने के लिए, ठीक है ना, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रयोगवाद में साहित्य में पहली बार व्यक्तित्व अस्मिता, निजी व्यक्तित्व और निजता को, यानी कि जो हमारे जीवन में घटित हो रहा उस चीज को महत्व दिया गया है और जीवन को भरपूर ढंग से जीने की चाह ही प्रयोगवाद कहलाती है, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ इसमें प्रयोग करते रहना। और प्रवृत्ति वो हो जाती है जैसे हम बोलते हैं किसकी ये प्रवृत्ति है, इसका ये नेचर है, तो इसमें क्या चीजें रखी गई हैं, क्या चीजें नहीं रखी गई हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रयोगवाद जो है वो कलात्मकता को श्रेयकर मानता है, विषय वस्तु की तुलना में एक कलात्मकता यानी कला को श्रेयकर यानी अच्छा मानता है। तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रवृत्तियां देख लेते हैं, जैसे विचारधारा से मुक्ति। तो यहाँ पे जो आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो प्रयोगवाद की सर्वप्रथम विशेषता माना है कि वाद के विरुद्ध विद्रोह को, यानी स्वयं अज्ञोग ने कहा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं होता है, प्रयोग का कोई वाद नहीं होता है। तो प्रयोगवादी ये मानते हैं, जो प्रयोगवादी कवि हैं वो ये मानते हैं कि कोई भी वाद या कोई विचारधारा मनुष्य को सत्य तक नहीं पहुंचा सकती, यानी सत्य की इसमें खोज की जाती है, सत्य की खोज करना ही प्रयोगवाद है। प्रयोग का मतलब ही क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करना, कुछ ना कुछ करते रहना, लेकिन वहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता है। और जीवन संघर्ष में किसी बाह्य शक्ति, किसी वैज्ञानिक दर्शन की स्वीकार नहीं करता है। यानी कि हम कुछ ना कुछ जो अपने जीवन में सीखते हैं, हमारे जीवन में जो घटित होता है उसको कविता के रूप में चरितार्थ करना, कविता के रूप में प्रस्तुत कर देना, उसको ज्यों का त्यों कविता के रूप में बताना ही प्रयोगवाद कहता है। जैसे यह जो दिया लिए तुम चले खोजने सत्य बताओ, क्या प्रबंध कर चले कि जिस बाती का तुम्हें भरोसा वही जलेगी सदा, ठीक है। यानी कि जो तुमने दिया जलाया है सत्य का, तुम सोच रहे हो जो हमने सत्य का दिया जलाया और जिस बाती के थ्रू जलाया वो बाती हमेशा जलेगी, तो ऐसा तो नहीं है। दिया तभी तक जलेगी जब तक वो बाती रहेगी, भले उसमें तेल कितना भी भरा हो, लेकिन यदि बाती है तब तक वो जलेगी और तेल का होना भी जरूरी है। तो सत्य को चरितार्थ करना ही प्रयोगवाद कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हो गया विचारधारा से मुक्ति इसमें होती है, सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण करना। सत्य क्या है, सत्य की खोज करते रहना, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी साधन की तरह से। यानी यहाँ पे सत्य को जानने के लिए साधन की खोज करना है। एक तो ये साधन भी है कि सत्य क्या है उसको जानना, प्रयोगवाद साधन है, लेकिन दूसरी तरफ साधन को जानने का भी साधन है। तो यहाँ पे दो चीजें आती है कि प्रयोगवाद खुद साधन है और वो साधन को जानने का भी साधन प्रयोगवाद है। तो प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है, यही प्रयोगवाद है। तो दूसरा इसकी जो प्रवृत्ति हो गई सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण करना, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, ठीक है। तो अज्ञेय के, क्योंकि अज्ञेय ऐसे कवि थे जिन्होंने प्रयोगवाद का आविष्कार किया, इस लाइन में आगे बढ़े तो अज्ञेय के विचारों का तात्पर्य यह है कि प्रयोगवादी कवि उस सत्य की खोज करता है जिसे वह काव्य में व्यक्त करना चाहता है और उस माध्यम की भी खोज करता है जिसके द्वारा सत्य व्यक्त होता है। तो इस प्रकार सत्य का अन्वेषण यानी सत्य का खोज करना प्रयोगवाद की एक प्रमुख विशेषता है, ठीक है। व्यक्तिवाद,
यहाँ पे प्रयोगवादी कवियों ने व्यक्ति के एकांत महत्व पर विशेष बल दिया है, ठीक है ना। यानी कि व्यक्ति और समाज के संबंधों पर विचार किया है कि व्यक्ति का समाज के साथ क्या संबंध है, किस तरह से वो रहता है, क्या काम करता है। अलग अलग सभी के समाज अलग अलग है, तो वहाँ पे व्यक्ति और समाज का यहाँ पे अच्छी तरह से बखूबी तरह से वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाद को सर्वोच्चता दी गई है, प्राथमिकता दी गई, व्यक्तिवाद को सर्वोच्चता दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, ठीक है ना। यथार्थ दृष्टि प्रयोगवादी कविता में भावुकता की बजाय बौद्धिकता का आग्रह अधिक है। जब सत्य आता है तो यहाँ पे भावुकता नहीं, सत्य में बौद्धिकता यानी दिमाग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि भावुकता यानी भावना की बजाय बौद्धिकता यानी कि बौद्ध दिमाग का यहाँ पे ज्यादा यूज किया गया है। और यहाँ पे यथार्थ को रंगीन, मोहक और भावमय रूप में प्रस्तुत करने की बजाय प्रयोगवाद ने उसे सहज और साधारण रूप में प्रस्तुत किया है। तो यथार्थ दृष्टिकोण जो सामने है उसको अपनाना। यथार्थ दृष्टिकोण का मतलब ही होता है सत्य को जो सामने है उसको अपना लेना। यहाँ उदाहरण के तौर पे कि हम प्रकृति और नारी संबंधी कविताओं में देख सकते हैं जो सत्य होता है नारी के बारे में वही चीज यहाँ पे लिखा जाता है, उसी चीज का यहाँ पे वर्णन किया जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने लिए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ में। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।